बहुत महीनों बाद सौभाग्य मिला है शिवगढ़ को आज सुनने का, क्योंकि वो विदेश में थे। शिवगढ़ सर, आपने ऐसे दर्जनों चुनाव देखे हैं, कम से कम मैंने ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा जिसमें भ्रष्टाचार इस हद तक पहुंच जाए। मायावती के टाइम में भी भ्रष्टाचार की बातें तो हुई थी, लेकिन अपराध भी जुड़ गया था, कोई बड़ी घटनाएं हो गई थी। और मुझे देश का कोई और बड़ा राज्य कम से कम हो सकता है, मेरी जानकारी मुझसे 10 गुना ज़्यादा आपने देखे हैं। ये जो 40% का जो तमगा लग गया, क्या ये सिर्फ कर्नाटक तक चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, या फिर 2024 तक लोग सवाल करेंगे कि आप ईमानदार थे, आप पारदर्शिता की बातें करते थे, आप कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, फिर एक राज्य में इतना होता और आप क्या करते रहे? इस तरह के सवाल क्या 2024 तक पीछा करेंगे शिवर सर? देखिए, 2024 तो बहुत दूर है। ये अभी कर्नाटक के रिजल्ट आने दीजिए, उसके रिजल्ट तक ही खत्म हो जाएगा। ये 40% का कोई ये तो खुलासा हो गया, तमाम चीजें हो गई। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग कर रहे थे, उनकी नजर में था, प्रधानमंत्री की नजर में रहा होगा, गृह मंत्री की नजर में रहा होगा। सतपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है, जो वायर के साथ उन्होंने कवर थापर के, कि ये जो भ्रष्टाचार होता है और मुख्यमंत्री जो पैसा इकट्ठा करते हैं, उन्होंने गोवा के संदर्भ में कहा था, उसमें से काफी पैसा ऊपर जाता है। और ऊपर से उनका मतलब ये था, उन्होंने तो ये भी कहा था कि जो अडानी के पास पैसा गया है वो भी हो सकता है यही पैसा रहा। तो ये पैसा ऊपर तक जाता है, 40% जो है ये कोई वहीं नहीं रहता है। कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र में और कुछ सदर्न स्टेट्स में ये बड़ा मुद्दा नहीं है। ये हम लोग मान रहे हैं 40% का बड़ा मुद्दा, पर आप अगर हिंदी भाषी राज्यों में भी पता करें तो आपको पता चल जाएगा कि 30-35% तो चलता ही है। आपके उत्तर प्रदेश में आप ज्यादा बता सकते हैं कि मायावती के राज में कितना परसेंट चलता था। यह नोएडा में जो हुआ है पूरा का पूरा भ्रष्टाचार, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो ये 40% का जो मुद्दा है ये खत्म हो जाएगा। संजय जी, ये लोगों को अपन इस जानकारी में नहीं डालें कि 40% का कोई मुद्दा है। कर्नाटक में पूरा मुद्दा हिंदुत्व का है, और हिंदुत्व का मुद्दा ऐसा है संजय जी कि जो हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, वो भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, मीलों चलते हैं बिना कुछ खाए पिए, पर अपने भगवान को नहीं छोड़ते हैं। इस मुद्दे को, इस चुनाव को प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने धर्म युद्ध बना दिया है। और धर्म युद्ध में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं होती है, वो उसकी कोई बात नहीं करता है। आप जरा कल्पना करिए कि प्रधानमंत्री इस देश का, जो मुस्लिम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से भी बात करता है, दुनिया में कोई 50 मुस्लिम मुल्क हैं, हिंदू मुल्क दुनिया में केवल 1 या 2 हैं। एक नेपाल को अगर मान लें, हो नेपाल भी वैसे घोषित तौर पर है कि नहीं अब मैं नहीं कह सकता। और पॉपुलेशन में हिंदू मुल्कों की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा ईसाई मुल्कों की है, फिर मुस्लिम की है, फिर हिंदू राष्ट्रों की। हिंदू राष्ट्रों की 200 करोड़ के करीब है, और 500 करोड़ के करीब मुस्लिम राष्ट्रों की होगी, और 700-750 करोड़ ईसाई राष्ट्रों की। ये मामला है, ये आपका प्रधानमंत्री हिंदुत्व के मुद्दे पर विश्व गुरु बनना चाहता है। वो कर्नाटक में जाके बजरंगबली की बात करता है और कहता है कि पहले राम को कैद किया गया और अब आप
आप ज्यादा जानते हैं संजय जी, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, कि राम मंदिर के दरवाजे किसने खोले थे, किसके राज में खुले थे, आप बताइए अगर मैं कांग्रेस गलती नहीं कर कांग्रेस रहा। हैं? कांग्रेस के कांग्रेस के राज में। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय दिल्ली में। तो प्रधानमंत्री कर्नाटक में जाके झूठ भी बोलते हैं, मिथ्या भाषण भी करते हैं। उन्होंने बजरंग दल और बजरंग बली को एक कर दिया। ये बजरंग दल अब पूरे हिंदी भाषी राज्यों में हावी होने वाला है भाजपा की सरकारों पर। जबलपुर में कांग्रेस के दफ्तर पर हमला किया गया बजरंग दल के लोगों ने। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बनने वाली है और मुख्यमंत्री इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। आपने, आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, एक आदि पुरुष फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज हुआ है, आप खुद भी देखिएगा। भगवान राम और सीता पर बनी उस फिल्म का ट्रेलर आज ही रिलीज हुआ है। उसमें प्रभास है और कृति सेनन है। द केरला स्टोरी, उसका ट्रेलर कर्नाटक के घर घर में झूठा ट्रेलर पहुंचाया गया कि 32,000 हिंदू और ईसाई महिलाओं का धर्म परिवर्तन कर उनको आतंकी बनाया। और बाद में जब काम हो गया तब उसमें करेक्शन करके 3 कर दिया गया 32,000 से। इस चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा हथियारों का खजाना खोल दिया। सब चीजें जायज हो गई हैं। ये हनुमान चालीसा तो एक आवरण है। इन्होंने कहा अमिताभ जी ने कि जब कांग्रेस के लोग पहुंचे हनुमान चालीसा का पाठ करने तो इलेक्शन कमीशन आ गया। एक मुस्लिम, एक केंद्र के बड़े मंत्री, कानून के जो मंत्री हैं, जूनियर मंत्री सत्यपाल बघेल, उनका आज का बयान कि केवल मुट्ठी भर मुसलमान धर्मनिरपेक्ष हो सकते हैं, और वो भी केवल जब हाई उच्च पदों पर काबिज होते हैं, प्रधान उपराष्ट्रपति बने या गवर्नर बने, पर वहां से जैसे रिटायर होते हैं तो वो वैसे के वैसे ही फंडामेंटलिस्ट हो जाते हैं। उनका कहना है कि देश में मुसलमानों पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये केंद्रीय मंत्री ने आज कहा है। आप कर्नाटक में क्या देख के आए संजय जी, मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं गया, क्योंकि पहाड़ के ऊपर बैठकर नीचे की आग जो है ज्यादा अच्छी दिखती है। जमीन पर आग के बीच में घूमने से उसका विस्तार समझ में नहीं आता है। ये जो आग लगी है ना, एक अंग्रेजी में कहावत है कि जब भागती हुई सेनाएं मैदान छोड़ती हैं तो वो सारे पुल, सारी सड़कें, सारी इमारतों को नष्ट करती हुई जाती हैं। पुर्तगाली जब गोवा से गए, गोवा को जब उन्होंने आजाद किया, आप मुझे बता देना कब रुकना है, क्योंकि मैं आप बोलिए सर, मुझे हम सबको सुनना अच्छा लग रहा है। इतनी ज्ञान की बातें हम सबको अच्छी लग रही हैं। आप बोलिए सर। राकेश जी, आपकी इजाजत है? बहुत महीनों बाद सौभाग्य मिल रहा है सर, आप सर विदेश आप चले गए थे। कैसी बात कर रहे हैं सर, हमारा तो सौभाग्य है ना आपके साथ स्क्रीन शेयर करना, सुनना आपको। संजय भाई, मैं नई दुनिया में जब ग्वालियर में संपादक था तो हमारे प्रधान संपादक थे श्रवण जी। मैं अच्छा, तो उनके मातहत काम करने का अवसर मुझे मिला है।
हाँ, मतलब जी हम सब लोग तो बिल्कुल आइडिया नहीं है। जी सर, प्लीज गोवा कैरी से ऑन सर। गोवा से जब पुर्तगाली गए तो सारे गोवा के पुल, सड़क, इमारतें सब नष्ट करके गए। ये सरकार एक न एक दिन तो जाएगी संजय जी, हर सरकार को जाना पड़ता है। भीष्म पितामह को भी जाना पड़ा था, और भगवान कृष्ण भी गए थे, भगवान राम को भी जाना पड़ा था, युधिष्ठिर वो तो धर्म के प्रतीक पुरुष थे, उनको भी जाना पड़ा था। आप जाने से पहले किस तरह का हिंदू राष्ट्र देश में छोड़कर जाना चाहते हैं, सवाल ये है। ये सरकार जाने से पहले इस हिंदू राष्ट्र को तबाह करके जाना चाहती है, लोगों को आपस में विभाजित करके जाना चाहती है। आपने कहा 2024 तक क्या होगा। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का असली घोषणा पत्र खोल दिया है। घोषणा पत्र वो नहीं है जो छपा है और बटा है, जिसमें आरक्षण है, सुविधाएं हैं, कितने % किसको आरक्षण देंगे, वो नहीं है। घोषणा पत्र ये है कि मुसलमानों के लिए इस देश में जगह है कि नहीं है, दलितों के लिए है कि नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, और हिंदुओं में भी उन हिंदुओं के लिए कितनी है जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना का समर्थन नहीं करते। मैं इसलिए कह रहा हूं ये कि हिमाचल में तो 95% से ज्यादा हिंदू हैं, पर वहां भारतीय जनता पार्टी हार गई। पंजाब में 40% से ज्यादा हिंदू है, पर वहां 40% वोट नहीं मिले भारतीय जनता पार्टी को। तो अब हिंदुओं में भी डिवीजन होने वाला है। आप कौन से हिंदू हैं, बीजेपी वाले हिंदू हैं कि कांग्रेस वाले हिंदू हैं? तो इसलिए आपने जो कहा, आपके मूल सवाल पे आता हूं कि ये 40% का जो मुद्दा है ये तो खत्म हो गया। और आप जो कह रहे हैं संजय जी कि आप बोलना नहीं चाहते हैं कि कर्नाटक में क्या नतीजे निकलेंगे, मैं अब ओपिनियन पोल पर यकीन नहीं कर रहा हूं। ओपिनियन पोल्स में तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है और भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक 80 सीटें मिली है 224 में। अब मेरा यकीन थोड़ा सा डगमगा रहा है। मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि द केरल स्टोरी, बजरंगबली, बहुत सारी चीजें, गालियां, प्रधानमंत्री ने कर्नाटक चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना दिया। ये चुनाव प्रधानमंत्री ने कर दिया ऐसा कि आप ये चुन रहे हैं कि आप मुझे चुन रहे हैं कि राहुल गांधी को चुन रहे हैं, ये बना दिया है उन्होंने। ये कर दिया है कि आप बीजेपी वर्सेस कांग्रेस और वोकालिगा जेडीएस है कि नहीं है, वो नहीं है वहां। आप मुझे चुनना चाहते हैं कि राहुल गांधी को और गांधी परिवार को चुनना चाहते हैं, शाही परिवार को चुनना चाहते हैं। ये हो गया। तो ये प्रजातंत्र में इस तरह का अगर हो जाए, चुनाव को इतना सीमित कर दिया जाए, तो कर्नाटक में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है संजय जी, तो आने वाले चुनावों का यही घोषणा पत्र होने वाला है जो कर्नाटक का है भारतीय जनता पार्टी का। बस इतना कहना चाहता हूँ। शिवरागर सर, हमने पहली बार देखा कि जैसे लक्ष्मण जी ने बताया कि स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं, हमने पहली बार सुना कि वहां पे पोस्टर लगे हुए थे
और पोस्टर के नीचे एक स्कैनर लगा हुआ था, एक कोड लगा था, जैसे हम पेटीएम करते हैं, कोड पे ले जाते हैं, मोबाइल स्कैन हो जाता है। उन पोस्टरों पे आप जैसे ही मोबाइल क्यूआर ले क्यूआर कोड क्यूआर क्यूआर कोड कोड पे आप जैसे ही स्कैन करेंगे क्यूआर कोड को, तो करप्शन के पूरे लिस्ट निकल जाती थी। मतलब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पोस्टर लगा था। और अब तो कांग्रेस ने कदम आगे बढ़कर रेट कार्ड जारी किया कि भाई ये रेट है, तो फिर चीफ मिनिस्टर तक का रेट है। मेरे शवर सर ये सवाल है, अगर कर्नाटक एक गुंजाइश करते हैं हम लोग, अगर कर्नाटक हाथ से निकलता है तो हार का ठीकरा किस पे होगा? स्थानीय नेतृत्व पे, मुंबई बास साहब पे, या फिर मोदी जी पे कि उनकी कैंपेन अब सिरक रही है, उनका जादू उतर रहा है? किसके लिए ज्यादा दोषी माना जाएगा? देखिए, ये बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल है कि पहला तो इसमें यह है कि हार जाएगी, तो मैं तो अभी हार जीत के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। हालांकि आज भी जो पोल के जो सर्वे आज के 4 घंटे पहले के, उसमें कांग्रेस को लीड करते हुए बताया गया है। मतलब 4 घंटे के पहले के जो ओपिनियन पोल हैं उसमें कांग्रेस लीड कर रही है। मैं उसके बावजूद कॉशियस हूँ। मैं कॉशियस इसलिए हूँ कि मैं गुजरात में इतने साल रहा और गुजरात की पॉलिटिक्स को इतने नज़दीक से जानता हूँ। आज भी गुजरात से जुड़ा हुआ हूँ, सालों वहाँ रहा हूँ। मैंने कल्पना नहीं की थी कि 156 सीटें मिलेंगी वहाँ कांग्रेस को, और कांग्रेस की इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि बीजेपी को 156 सीट। ये प्रधानमंत्री कुछ भी करने में सक्षम है, ये चमत्कार दिखा सकते हैं। मतलब ये जो हाथ से छूकर लोहे को सोना बना सकते हैं, ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं। ये कागज को वोट में बदल सकते हैं। तो इसलिए हालांकि ओपिनियन पोल पर सबकी इज्जत लगी हुई है, जितने ओपिनियन पोल इन लोगों ने किए हैं उनकी इज्जत लगी है, दाव पर लगी है। करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है ओपिनियन पोल की, और उसमें बीजेपी समर्थक चैनल्स भी हैं और एजेंसीज भी हैं जो जिन्होंने कांग्रेस को जीता। आपका क्या सवाल था? मूल सवाल क्या था? मैंने समझ लिया था कि अगर हम कल्पना करते हैं थोड़ी देर को, अगर अच्छा, कल्पना हार का ठीक रहा, हार का ठीक। तो किस पे जाएगा? आप किसके सिर पर फोड़ना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला विवाद कहां से चालू हुआ? ये बैठे हैं केवी लक्ष्मण जी। अमित शाह ने जैसे ही अमूल को थोपने की कोशिश की नंदिनी पर, पूरा का पूरा कर्नाटक का इलेक्शन पोलराइज हो गया। कर्नाटक में मुद्दा एक नहीं है, हजार हैं। कर्नाटक गुजरात के बिजनेसमैन, व्यापारी कर्नाटक को कैप्चर कर रहे हैं अलग अलग जगह पर, ठेके। लक्ष्मण जी मुंडी हिला रहे हैं मेरी बात की सहमति में। अगर कांग्रेस की सरकार आ गई सत्ता में, और अगर जितने कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं पिछले 5 सालों में खोले जाएंगे कि किन लोगों को किस चीज के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, तो आपकी आंखें खुल जाएगी। तो ये नंदिनी की जो कंट्रोवर्सी है, अमूल की जो कंट्रोवर्सी है, और बाद उसने इतना ज्यादा डैमेज किया है कि कर्नाटक की अस्मिता जो है, स्थानीय जो स्था है, उसको जगा दिया उन्होंने, और ये बता दिया कि अगर ये लोग जीत गए तो गुजरात का कर्नाटक पे कब्जा हो जाएगा। तो क्या आप अमित शाह को इसके लिए दोष देंगे? क्या आप, अगर ये हार गए, तो प्रधानमंत्री को दोष देंगे कि उन्होंने अपने आप को पार्टी से ऊपर करके अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा को वहां दांव पर लगा दिया, और उनका चमत्कार कर्नाटक में फेल हो गया? कांग्रेस के मामले में तो बहुत साफ है कि वहां पूरे के पूरे लोकल लोग लगे हुए थे चुनाव में। कर्नाटक कांग्रेस के बारे में ये नहीं कह सकते कि
कोई एक आदमी वहां लगा हुआ है। वहां प्रियंका भी हैं, राहुल भी हैं, और अब तो सोनिया गांधी भी पहुंच गई। और खड़गे साहब, वो खुद उन्होंने कहा है, खड़गे साहब ने मोदी जी से कि मोदी जी, आप गुजरात के धरती पुत्र हैं तो मैं कर्नाटक का धरती पुत्र हूं, और वो दलित हैं, और दलितों का वोट परसेंटेज आप वहां देखिए कितना है। तो आप किसी एक फैक्टर को वहां दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं केवल एक चीज कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है वहां, अगर शब्द है ये इन्वर्टेड कॉमा में, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व ध्वस्त हो जाएगा, और देश में के किसी चुनाव में भाजपा हिंदुत्व के दम पर चुनाव नहीं लड़ पाएगी। क्योंकि कर्नाटक में जो चुनाव लड़ा गया, केवी लक्ष्मण जी से पुष्टि करवाइए कि वो राज्य के मुद्दों पर नहीं लड़ा गया, राज्य की प्रगति पर नहीं लड़ा गया, वो केंद्र सरकार की प्रगति, केंद्र सरकार ने जो काम किया, प्रधानमंत्री ने जो काम किया, उसके ऊपर लड़ा गया। जबकि कांग्रेस ने सारे के सारे स्थानीय मुद्दे उठाए वहां, और स्थानीय लोगों को, राज्य के लोगों को वहां इलेक्शन कैंपेन में झोंका। तो इसलिए क्या है कि ये बड़ा एक यहाँ का जो एक, राकेश पाठक जी को आप भेजिए 4 PM की तरह से किताब लिखने के लिए कर्नाटक के अनुभवों पर, क्या कि कर्नाटक चुनाव के परिणामों पर एक किताब लिखेंगे ये कि भाई इसकी सीख क्या है राजनीतिक दलों के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। क्या एक थीसिस है कर्नाटक सर के चुनाव के बिल्कुल सही कह रहे हैं मैनिफेस्टो, आप। इसके चुनाव प्रचार की तरकीबें, इसकी तमाम चीजें, और जो वहां पैसा खर्च हुआ है करोड़ों रुपया विज्ञापनों पर, बहुत सही बात। वो एक अपने आप में, कर्नाटक एक अपने आप में देश हो गया है जिसका चुनाव हुआ है। तो इसलिए ये अद्भुत है। इसके लिए कोई आप एक चीज को जिम्मेदार या एक चीज को वो नहीं ठहरा पाएंगे। हाँ, ये निश्चित है कि हार का बहुत बड़ा सदमा प्रधानमंत्री को कर्नाटक से लेकर वापस जाना पड़ेगा।